जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कौन से? बायोलॉजी के। तो हम लोग देखिए बायोलॉजी हिंदी भी में भी कर रहे हैं, इंग्लिश में भी कर रहे हैं, ठीक है। दोनों के एक एक वीडियो मैंने दे दिया है। संपूर्ण बायोलॉजी जितना सिलेबस में हमारे है, आपको एनसीईआरटी या कोई भी और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब मैं इसमें कवर कराऊंगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपने क्विज और टेस्ट सीरीज में करा देते हैं, जिससे आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाती है दोस्तों। क्योंकि देखिए एग्ज़ाम का जो नेचर इस टाइम चल रहा है, आप देखो ना, जीएस पढ़ो, हिंदी भूल जाओ, हिंदी पढ़ो, जीएस भूल जाओ, दोनों पढ़ो, करंट अफेयर्स भूल जाओ, तीनों पढ़ो, तो पैटर्न बदल जाता है ना। तो भैया मेहनत के साथ साथ नसीब तो चाहिए ही चाहिए भाई, है ना। तो आजकल सरकारी नौकरी में आप 5 6 8 साल लग ही जाता है आदमी को। पहले की तरह नहीं, हम लोग के बाबाओं को पकड़ पकड़ के नौकरी दे देते थे भाई। अब नहीं है, अब आपको टाइम लगेगा भाई। देख रहे हो ना, आर ओ को 1 साल होने वाला, एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। उसके पहले फॉर्म आता है 1 1.5 साल पहले, फिर वैकेंसी 3 3 साल में आती है। अगर वो आई तो वो वैकेंसी अटक जाती है, फिर कहीं जाके सिलेक्शन हो पाता है। इसलिए अगर आप अधिकारी बनने की सोच रहे हैं, तो नए हैं अभी 21 22 साल के, अपने आप को ये मान के चलिए अभी आपको 5 से 6 साल लग ही जाएगा। तो इसलिए साइड में कुछ पैरेलल इनकम भी जनरेट करते रहिए। जैसे सबसे बेस्ट मुझे जो लगता है वो है ट्यूशन पढ़ा सकते हो आप, है ना। तो आप 8 10 हज़ार रुपये तो आसानी से कमा सकते हो भाई, है ना। क्योंकि आज कोई भी ट्यूशन 2.5 3 हज़ार से कम नहीं है। अगर आप पढ़ाना जानते हैं नहीं तो इसको करिए थोड़ा, क्योंकि लंबा दंगल चलने वाला भाई तैयारी के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं आए भंडारा चल रहा, खाया निकल के, टाइम लगेगा। चलिए खैर, 20वीं शताब्दी में वैश्विक जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के लिए क्या जिम्मेदार था? तो ये जो एंटीबायोटिक दवाएं दी गई हैं, रोग निरोधी टीके दिए गए हैं, उनका उपयोग सीधे तौर पर जिम्मेदार था जो 20वीं सेंचुरी में बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी, ठीक है। प्रोटीन के विकृतीकरण के कुछ सामान्य उदाहरण पूछेगा, क्या होता है भाई प्रोटीन के विकृतीकरण? तो अंडे को जब आप उबालते हो तो अंडे की जो सफ़ेदी है उसका जमना, ये प्रोटीन का विकृतीकरण है। दूध से दही का जमना, ये भी प्रोटीन का विकृतीकरण है। फिर एक डिसीज़ होती है CJD डिसीज़, जिसको क्रूज फेल्टेड जैकब डिसीज़ बोलते हैं। ब्रेन में हमारे ये होती है भाई, दिमाग में डिसऑर्डर हो जाता है, न्यूरो डीजेनरेटिव विकार होता है ये हमारे ब्रेन में, जो प्रोटीन के असामान्य विलयन के कारण होता है। इसे प्रियॉन रोग के रूप में जाना जाता है। तो प्रियॉन रोग क्या होता है, किससे संबंधित है? हमारे ब्रेन में एक तरह से डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। ये सब पॉइंट्स नोट करिए, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, नोट जरूर करिए आप। चलिए, हवा द्वारा बीज फैलाव। हवा द्वारा बीज फैलाव कैसे होता है? आर्किड पौधे के बीज हैं, सिंगपर्णी है, स्वान प्लांट है, और कॉटन वुड पेड़ है, हॉर्न बीम है, ऐश है, कैटल है, पूया है, वीलो, इन सब में होता है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो। पूछेगा हवा द्वारा बीज फैलाव किस में होता है, तो आप बता सकते हो आर्किड पौधे में सर हो जाता है, सिंगपर्णी में हो जाता है, स्वान प्लांट है, कॉटन वुड पेड़ है, हॉर्न बीम है, ऐश है, कैटल है, पूया है, वीलो है, इन सब में, ठीक है। तो 2 3 एग्जाम्पल भी याद कर लो, काम हो सकता है आपका। जल द्वारा बीज फैलाव ऑप्शन भी दे सकता है कि किस में जल द्वारा बीज फैला होता है, किस में हवा द्वारा बीज फैला होता है। तो जैसे नारियल है, इसमें जल के द्वारा होता है। ताड़ है, मैनग्रूव है, वाटर लिली है, वाटर मिंट है, इन सब में जल द्वारा बीज का फैलाव होता है, ठीक है। फिर आता है पशु और पक्षियों द्वारा बीज फैलाव किस में होता है? पशु और पक्षियों द्वारा। तो एक आपका बडार्क पौधा होता है, बडॉर्क पौधा, खजूर हो गया, और रामबूटन है, सी ग्रेप है, सी हॉली है, इमली है भाई, और रॉसबेरी है, सूरजमुखी है, टमाटर, इन सब में पशु और पक्षियों द्वारा बीज का फैलाव होता है, ठीक है। तो प्लीज़ इन तीनों चीज़ों को आपको याद रखना होगा। उदाहरण जहाँ विस्फोट द्वारा बीज फैलाव देखा जाता है, विस्फोट से, तो जैसे मटर है, बीन के पौधे हैं, है ना, इन सब में भी फली होती है और ये विस्फोट द्वारा फैलते हैं, मतलब फट जाते हैं, तब नहीं फूट जाती हैं कुछ चीज़ें, जब वे पकते हैं तो बीज फट जाते हैं, है ना। ये याद रखिएगा आप, किसमें किसमें, मटर और बीन वगैरह के पौधे में। फिर है लेडिक कोशिकाएं जो होती है, लेडिक कोशिकाएं, ये पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन है और या एंड्रोजन है उसका प्राथमिक स्रोत यही होती है, लेडिक कोशिकाएं, पुरुषों में टेस्ट्रोजन या एंड्रोजन का प्राथमिक स्रोत। फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस और हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और फेनिल केटोनूरिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलीसीमिया, ये सब जो है आनुवंशिक विकार होते हैं। ये क्या होते हैं? आनुवंशिक विकार होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं एक तरह से।
पॉलीटीन गुणसूत्र ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि में पाए जाते हैं। पॉलीटोन आपसे पूछेंगे ना कि पॉलीटीन गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि में पाए जाते हैं। ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि रटना पड़ेगा, लर्न करना ही पड़ेगा दोस्तों। जो प्लीहा होती, प्लीहा को लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो ऐसे पूछ सकता भाई, लाल रक्त कोशिकाओं के कब्रिस्तान के रूप में किसको जानते हैं, तो प्लीहा को जानते हैं। ठीक है, प्लीहा। फिर समारा एक सूखा 1 या 2 बीजों से बनी अंडाकार संरचना वाला फल है जो पंख जैसा दिखता है। समारा, ये देख सकते हो आप, है ना, ये है समारा। अब फिर परिपक्व स्तनधारी, जो परिपक्व स्तनधारी होता है नहीं, जो बच्चे देते हैं जो जानवर, ठीक है, उसकी लाल रक्त कोशिकाओं में डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। तो जो परिपक्व स्तनधारी है उसमें क्या क्या नहीं होता, लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं में डीएनए, लाल रक्त कोशिकाओं में डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब नहीं होता है। ठीक है, ऐसे आपसे दे देगा इनमें क्या पाया जाता है, ऐसे भी पूछ सकता है ना। डीएनए की खोज किसने की भाई, फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में की थी, तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया। ठीक है, अगर ऐसे पूछेगा डीएनए की खोज तो फ्रेडरिक मिशर बताओगे, और डबल हेलिक्स पूछेगा तो जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है तथा जीवों के लक्षणों की संकेत सूचनाओं को जनपत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। डीएनए तो पता ही आपको ना, एक से दूसरे में जाता है ना। ये नाभिक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक कोशिकांग में पाया जाता है। कहाँ कहाँ होता है डीएनए, नाभिक में तो होता ही है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, ठीक है, और हरित लवक के कोशिकांग में। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी यानी 46। प्लीज़ इसको जरूर याद रखना। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 या 46। पुरुषों की बात करें उसमें 44 प्लस XY होते हैं, स्त्रियों में 44 प्लस XX होते हैं। पुरुष और स्त्री में 22 जोड़े यानी 44, है ना। पुरुष और स्त्री में 22 जोड़े गुणसूत्र ऑटोसोम्स होते हैं। पुरुष और स्त्री में 22 जोड़े गुणसूत्र कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स, ठीक है। और ऐसे पुरुष और स्त्री में 44 होते हैं, स्त्रियों में XX और पुरुषों में XY, इसको जरूर याद रखना। 23वें जोड़े की बात करें तो पुरुष में XY होता है और महिला में XX होता है। बाकी 22 देखिए सेम है, 23वां अलग हो जाता है, ठीक है। लिंग गुणसूत्र यही होता है, महिलाओं में XX, पुरुषों में XY, ठीक है। जनक से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है ना। तो XY अगर गुणसूत्र है तो पुत्र की प्राप्ति होती है ना। और XX है तो क्या मिलता है भाई, पुत्री मिलती, ठीक है। मेल में XX होता है, महिलाओं में क्या होता है आपका पुरुषों में XY होता है, और जो फीमेल होती हैं उनमें XX होता है। और जब ये क्रॉस करते हैं तो XY का मतलब पुत्र हुआ, XX मतलब पुत्री हो जाती है। फिर अस्थि यानी हड्डियां हमारी सबसे कठोर ऊतक होती हैं। वयस्क मानव में 206 अस्थियां पाई जाती हैं जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है। जो हम लोग हैं, जैसे हम लोग में 206 हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी पता ही होगा, स्टेपीज होती है, और मनुष्य के कान में होती है स्टेपीज। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में होती है ना। लिगामेंट क्या होता है, वह संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है ना। लिगामेंट का क्या काम होता है, एक हड्डी को दूसरी से जोड़ना। कंडरा जिसको टेंडन बोलते हैं, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। कंडरा क्या है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है। नाखून कहाँ आता है, बाह्य कंकाल के अंतर्गत, जो कि अल्फा केराटिन के बने होते हैं। नाखून किसके बने होते हैं, अल्फा केराटिन के। ये मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। यही कारण है कि इन्हें काटे जाने पर दर्द भी नहीं होता भाई, है ना, क्योंकि नाखून हमारे किससे बने होते हैं, मृत कोशिकाओं के द्रव्य से, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम जो होता है और फॉस्फोरस, कौन, कैल्शियम, फॉस्फोरस और फ्लोरीन। कैल्शियम, फॉस्फोरस, फ्लोरीन हमारी जो अस्थि यानी हड्डी और दांत निर्माण के लिए होता है, इसीलिए इसकी मजबूती इतनी ज़्यादा होती है ना, इसकी मजबूती के लिए ज़रूरी है। इनकी कमी से अस्थि और दांत जो है उसमें बीमारियां हो जाती हैं। मनुष्य सहित स्तनियों में आदर्श रूप के 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक जितने भी स्तनधारी होते हैं, रदनक, प्रचवर्णक और चवर्ण, ठीक है। मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग जो है दंत वालक होता है, इनेमल होता है भाई, दृढ़ भाग। ये दांत के शिखर यानी क्राउन पर अत्यधिक कठोर, सफ़ेद सा एवं चमकीला होता है, जो क्या, इनेमल होता है, टूथ इनेमल जो कहते हैं हमारे दांतों के ऊपर। यह मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो दंत वल्क जो है, इनेमल है हमारा, ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। फिर कह रहा है किसी भी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़ा जो होता है हमारे, उसकी मांसपेशियां सबसे मजबूत होती है। और आप मानेंगे जबड़े की मांसपेशियों से एक व्यक्ति ने 975 पाउंड 2 सेकंड तक उठाया है। ये गिनीज रिकॉर्ड है। 275 पाउंड का मतलब अब 450 किलो के आसपास हो गया। दांत से उठा दिए, हाथ से नहीं उठेगा।
हमारे शरीर का अधिकतम भाग जो है वो जल से बना है और मानव का जो शरीर है उसमें 2/3 यानी 70% पानी है। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं। नहीं, हमारा शरीर कहते हैं ना 6 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। फिर देखिए आरबीसी यानी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। आरबीसी में मौजूद जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है वो ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करता है, मतलब ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतकों तक पहुंचाता है। और सामान्यतया एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। ठीक है, जरूर याद रखना, 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। CO2 की अधिकतम मात्रा कितनी होती है रक्त में? बाइकार्बोनेट 70 से 75% के रूप में, है ना। CO2 की अधिकतम मात्रा रक्त में बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 70-75% के रूप में शरीर में स्थानांतरित होती है। बाकी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में स्थानांतरित होती है। ठीक है, मतलब बाइकार्बोनेट और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। एक स्वस्थ व्यक्ति में हवा भरने के लिए फेफड़ों की जो क्षमता है वो कितनी होती है? 6000 मिलीलीटर या 6 लीटर। ठीक है, रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य, मतलब आपको रोगों से बचाता कौन? श्वेत रक्त कणिकाएं यानी वाइट ब्लड सेल्स। और प्लेटलेट्स का मुख्य योगदान रक्त का थक्का बनाने में होता है। क्या होता है? ब्लड की क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट्स काम आती हैं। याद रखना, ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, आपको बहुत ढूंढने पड़ेंगे ऐसे किताबों में, ये सब हम आपको एक ही जगह दे रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य में जो लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी है वो 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। समझ लो कितनी है, स्त्रियों में कम है। कितनी होती है? एक सामान्य मनुष्य में जो लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। और श्वेत रक्त कणिकाएं की बात करें WBC, ये 5000 से 11000 प्रति घन मिलीलीटर होती है, तो ये कम होती है। 5000 से 11000 प्रति घन मिलीलीटर, वो 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर। इसमें सर्वाधिक संख्या में न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, WBC में न्यूट्रोफिल्स होता है। ठीक है, और सबसे कम बेसोफिल्स, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल, सबसे कम बेसोफिल्स। ठीक है, देखिए तभी मैं आपको एक एक पेजेस करके करा रहा हूँ, प्लीज़ इनको याद करिए यार, है ना, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा आपको। जो भी एग्ज़ाम टारगेट करो, समीक्षा अधिकारी, PCS, है ना, बार बार नहीं मौका मिलेगा। एक बार अच्छे से पढ़ लोगे ना, 6-7-8 महीने मेहनत कर लोगे, लाइफ एकदम अलग हो जाएगी। आपको भी पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है अगर आप एक बार एक अच्छे अधिकारी बन गए समाज में, घर परिवार में, है ना। जितनी भी ये कोई इज्जत नहीं करता ना, सब फिर आगे पीछे घूमते। तो प्लीज़ उसके लिए पहले आपको संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए, है ना, सबको ही करना पड़ा है। आप देख लो, भगवानों को नहीं चैन से जीने दिया, चाहे राम जी हो, कृष्ण जी हो, है ना, सबको कितना परेशान करा गया। तो हम लोग तो इंसान है यार, उस परेशानियों से उभरिए, मेहनत लगातार करते रहिए, पढ़ते रहिए। बस पढ़ना ही एकमात्र उपाय है। इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट्स को रटना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। आकार में सबसे बड़ी जो है WBC मोनोसाइट्स होती है। सबसे बड़ी आकार में WBC मोनोसाइट्स है। प्लेटलेट्स की जो संख्या है 1.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। कितनी? 1.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर। उम्र बढ़ने के साथ साथ मानव का रक्त दाब जो है वो बढ़ जाता है ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ब्लड प्रेशर, जो रक्त दाब होता है, बढ़ जाता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। प्लाज्मा में लगभग 91-92% जल होता है। शेष 8-9% भाग में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना। तो प्लाज्मा में मोस्टली जल ही होता है, थोड़ा परसेंटेज में 8 से 9% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती हैं। धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं, पहले को प्रकुंचन दाब, दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकुंचन और प्रसारण दाब। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब जो है 120 मिली Hg और 80 होता है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। रक्तदाब को जो डॉक्टर नापता है स्फिग्मोमैनोमीटर में नापता है। कितने? स्फिग्मोमैनोमीटर में। 1900 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक एवं चिकित्सक जो थे कॉर्ड लैंडस्टीनर, इन्होंने 4 रक्त समूहों की खोज की थी। तो पूछता ना ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? AB, ABO, तो कॉर्ड लैंडस्टीनर, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और बाद में लैंडस्टीनर एवं वीनर द्वारा रीसस बंदर के रक्त में RH फैक्टर की खोज की। तो RH फैक्टर की खोज भी किसने की? लैंडस्टीनर, वीनर ने रीसस बंदर में करी थी RH फैक्टर की खोज। ठीक है, तो यहीं पे करते हैं इसकी समाप्ति। तो प्लीज़ इसके 30-40 पॉइंट होंगे, नोट करिए। कल मैं आपके देखिए 2 पेजेस कवर करा दिए मैंने, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, प्लीज़ इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये देंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप मेरी बात मानते हैं तो प्लीज़ इसको नोट करिएगा। मिलते हैं कल के वीडियो में दोस्तों। और इंग्लिश वाले भी वेट करें, इंग्लिश वालों को भी ये दिया जाएगा। बाकी हमारे पेड ग्रुप में अगर आप आते हैं तो मज़ा आ जाएगी आपको, आपके सारे डाउट सॉल्व होंगे, सिलेक्शन मटेरियल देंगे, टेस्ट करवाएंगे, क्विज करवाएंगे, शानदार तैयारी आपकी हो